नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। साधना वर्सेस पार्टी, तो क्या राजनीति? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। देखिए, उससे पहले 5 साल पुरानी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब 2019 के चुनाव अभियान से फ्री होते ही प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे, तब उन्होंने वहां रुद्र गुफा में 18 घंटे तक ध्यान लगाया था, है ना? याद होगा आपको। अब एक बार फिर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आ सकती है। दरअसल 24 का महामुकाबला अंतिम राउंड में पहुंच चुका है। करीब 2.5 महीने से चल रहा चुनावी घमासान अब आखिरी दौर में है, जहां अब आध्यात्म और मटन पार्टी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। क्योंकि 2014 और 2019 की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान खत्म करने के बाद इस बार आध्यात्मिक प्रवास पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 2 दिन ध्यान लगाएंगे। लेकिन मोदी के मेडिटेशन प्लान पर कांग्रेस ने सियासी तीर छोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 7 सितंबर 2022 को राहुल ने वहीं से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब पीएम मोदी उसी जगह से अपने रिटायर्ड लाइफ की यात्रा शुरू करेंगे। यानी कांग्रेस ने अपनी जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो बीजेपी ने जयराम रमेश के बयान पर जोरदार पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि जब सनातन आगे बढ़ता है तो विपक्ष को नाराजगी होती है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी भारतीय संस्कृति और परंपरा पर चलते हैं और उसे ही आगे बढ़ाने में जुटे भी हुए हैं। एक तरफ मोदी के आध्यात्मिक कार्यक्रम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो बिहार की सियासत में राहुल तेजस्वी की मटन पार्टी से बवाल मच गया है। लंच पर राजनीतिक चर्चा के दौरान राहुल तेजस्वी ने मोदी सरकार पर तंज कसा, तो जवाब में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सनातन और राम विरोधी करार दे दिया। क्यों अंतिम दौर में नए नए मुद्दों से गर्म है राजनीति? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, और वो भी ताल ठोक के लिए। अब चर्चा शुरू करते हैं, और वो भी ताल ठोक के। अजय आलोक हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस से। अनवर पाशा हमारे साथ होंगे आरजेडी से। घनश्याम तिवारी होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और राजीव रंजन है हमारे साथ जेडीयू के सचिव। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अजय आलोक आपका रुख करूंगा, क्योंकि एक जयराम रमेश ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर आपसे जवाब लेना जरूर बनता है। उनका कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद की यात्रा मोदी जी वहीं से शुरू करेंगे जहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू की थी। कन्याकुमारी की तरफ उनका इशारा था। अगर रिटायरमेंट पे आदमी यात्रा शुरू करता है तो राहुल गांधी तो बहुत पहले ही रिटायर हो गए। जयराम रमेश समेत कांग्रेस के जितने नेता हैं, जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, सबका थोड़ा बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिटायर्ड आदमी यात्रा शुरू करता है कि घर में बैठता है, अभी यही नहीं पता है। राहुल गांधी को बैठे बिठाए रिटायर कर दिया। खैर, एनीवे, उनका काम है, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे ऐसे काम करते रहें, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री ध्यान लगाने जा रहे हैं। ये 2-4 महीने से लगातार चुनाव में भाग दौड़ करते हुए अब कल के बाद चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा, तो निश्चित तौर पे प्रभु की साधना में ध्यान लगा के एक नई ऊर्जा मिलती है। और नई ऊर्जा की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगले 100 दिन का एजेंडा सेट है। 4 तारीख की शाम तक जब सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा तो शपथ ग्रहण करके बहुत काम करना है। और प्रभु में के ध्यान, प्रभु में ऊर्जा लगाने के से बाद के काम की बात कर रहे हैं। उधर मटन पार्टी पर राहुल गांधी अपनी सरकार बना ले रहे थे। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हमने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम क्रांतिवीर योजना के कागज फाड़ेंगे। ऐसा है कि जब बनेगी तब करेंगे, ना बनना है ना कुछ करना है। उनको पता है क्या करना है। 5 तारीख का तेजस्वी की बहन जी का टिकट कटा हुआ है सिंगापुर का, वो सिंगापुर जाएंगी। राहुल भी अपना छुट्टी मनाने थाईलैंड जाएंगे। तो सबका प्रोग्राम सेट है ना कि सबको क्या करना है। नियति है, लिखा हुआ यही करना है, यही करेंगे, तो ठीक है, इसमें कहाँ दिक्कत है। और कांग्रेस तो खैर अपने सबसे न्यूनतम आंकड़े को छूने जा रही है इस 2024 के चुनाव में, ठीक है। इसीलिए हमें कुछ नहीं कहना है। हम सकारात्मक भाव से अपना काम करते रह रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं ऊर्जा के लिए। प्रभु हमें ऊर्जा देंगे, प्रभु हमें ऊर्जा देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, अजय आलोक कह रहे कि राहुल गांधी तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी रिटायर हो चुके हैं? और अगर नहीं हुए हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे? सहमति बन पाएगी उनके नाम पे?
भाई अनुराग भाई, अगर आपको लगता है, आपको अजय आलोक की बात पर भरोसा है, तो आप बहस ही क्यों कर रहे हैं? आप उनको ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, कौन रोक रहा है? नहीं, मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, मैंने तो आपसे सवाल पूछा। राहुल भाई, ये ऐसा फिजूल का सवाल पूछने की आवश्यकता क्या है? फिजूल का? अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल फिजूल का है क्या सर? हाँ, नहीं, ये वाला सवाल नहीं है फिजूल का सवाल नहीं, सवाल तो मैंने यही पूछा है कि अजय आलोक कह रहे हैं कि राहुल गांधी रिटायर हो गए, तो मैंने पूछा राहुल गांधी रिटायर नहीं हुए और इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? सवाल तो ये था ना सर। मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने अजय भाई को ही कहा कि फिजूल की जो बातें कर रहे हैं, कि भाई क्या नाम, राहुल गांधी रिटायर हो गए हैं, कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हर लीनी। हम तो चाहते थे अजय भाई वहां लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन अब नहीं उन लोगों ने दिया, इनको खाली टीवी पे ही थेथरई करने के लिए दिया है, तो क्या कीजिएगा। अपनी जगह पर ये लोग हमको थाईलैंड कभी भेज रहे हैं, कभी बैंकॉक भेज रहे हैं, कभी सिंगापुर भेज रहे हैं, वहां जाकर के सारी चीजें देख करके आए ना अपने सारे के सारे भाजपा के खानदान के समेत की क्या क्या होता है, इसलिए हमको भेज रहे हैं। टिकट दे दीजिएगा, रहने वहने का इंतजाम कर दीजिएगा, भाई जरूर जाएंगे छुट्टी में, चिंता मत कीजिए अजय भाई। मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि हमारे यहां पर प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता सब में है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, एमके स्टालिन साहब हों, पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे जी हों, या हमारे इंडिया गठबंधन के अन्य दल हों। ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हाँ, ममता बनर्जी भी, मैं रह गया, ममता बनर्जी भी हैं, बिल्कुल, हेमंत सोरेन साहब भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, मतलब हमने पूरे इंडिया गठबंधन की बात करी, सब में वो है, और ये तय हमारा संसदीय दल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, 4 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कहते हैं ना कि जिसको ये गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। अजय आलोक जी पहले से नजूमी की तरीके से बता दिए, एक तो स्वयंभू भगवान बन गए नरेंद्र मोदी, एक स्वयंभू भगवान बने जा रहे हैं अजय आलोक, कि 4 तारीख को क्या होगा, 5 को क्या होगा, 6 को क्या होगा। अरे भाई, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा रुक जाइए, अभी 4 तारीख को बतियाइएगा जो बतियाना होगा, अभी से आप काहे को वो कर दे रहे हैं। हम 4 तारीख को हम कोई वो नहीं घोषणा करते, हम तो एक चीज की घोषणा करते हैं कि अग्निवीर खत्म होगा। हम एक चीज की घोषणा करते हैं कि 29 लाख नौकरियां का हम कैलेंडर जारी करेंगे। हम तो इस चीज की भी घोषणा करते हैं कि 1-1 लाख रुपया महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत और युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तहत होगा। आप लोग घोषणा करते हो कि फलाना थाईलैंड जाएगा, फलाना सिंगापुर जाएगा, फलाना कहां जाएगा, तो दोनों की सोच का अपना अपना अंतर है। ठीक, प्रधानमंत्री साधना करें, उसका स्वागत होना चाहिए, कोई वो उसमें नहीं है। प्रधानमंत्री जी की साधना, एक शख्स ने तो अपनी यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी, एक शख्स अपनी यात्रा का समापन, यानी राजनीतिक जो अभी इन्होंने चुनावी सरगर्मी है, एक शख्स अपनी यात्रा का समापन कन्याकुमारी कर रहा है। आज तक कन्याकुमारी में कभी भी किसी भी यात्रा का समापन नहीं हुआ है। हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारा इतिहास भी यही कहता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम लंका के ऊपर भी जब हम प्रभु श्री राम गए थे, तो वहां से उन्होंने उसके आगे गया था। प्रधानमंत्री जी अब भी लंका जाना चाहते हैं तो भाई लंका चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। राम सेतु भी बना हुआ है, तो वो उनकी जगह अगला चुनाव वो श्रीलंका में लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हम एक चीज जरूर कहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक मीडिया जिस तरीके से झूठी छल कपट भरी बातें फैला रहा है, एग्जिट पोल के नाम पर, सारी चीजों के नाम पर, हम इनको कहना चाहते हैं कि हमारा हौसला नहीं टूटने वाला है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी बात पर आरंभ से पूरी तरीके से कायम हैं और आगे तक भी कायम रहेंगे। 4 तारीख के रिजल्ट के बाद हमने अपने काम बताए और अजय आलोक जी अपने काम बता रहे कि फलाने को थाईलैंड भेजेंगे, फलाने को पाकिस्तान भेजेंगे, आपने भी तो मोदी जी को श्रीलंका भेज दिया, हमारा भी करा दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भी तो मोदी जी को श्रीलंका भेज दिया। अजय आलोक जी ये कह रहे मोदी जी को श्रीलंका से चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो हालत होने वाली है 4 जून के बाद। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के पास तो ये ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी के पास ऑप्शन है इटली की नागरिकता लेने का, मोदी जी के पास ऑप्शन भी नहीं है। खैर, मैं बस 2 बात सुरेंद्र भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जी। इन्होंने पहले कहा कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री बहुत लोग हैं बनने के लायक, तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ममता भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्टालिन भी हैं, शरद पवार भी हैं।
तो एक तरह से इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि महीने के हिसाब से प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे ये देश कभी से जान जाए, महीनावारी प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा प्रधानमंत्री कौन बोलेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री यह इनका संसदीय दल तय करेगा। कांग्रेस का संसदीय दल तय करेगा घमंडिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत अच्छे, मतलब पहले ही डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रधानमंत्री। टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए थे अजय आलोक जी, वो ये कह रहे थे कि ममता दीदी तय करेंगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कल ही की डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता ने ये बात कही है। हाँ, वही देख लीजिए ये किस खिचड़ी की तरफ जा रहे हैं। अजय भाई, किस खिचड़ी की तरफ जा रहे हैं तो ये खुद ही बता रहे हैं ना। इंटरवेंशन कर दूं जी, मैं एक बात और कह दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। ये देश को खुद ही बता रहे हैं कि किस खिचड़ी की तरफ देश को ये बढ़ाना चाहते हैं। चौथी बात इन्होंने कही, हम आते के साथ अग्निवीर को स्क्रैप कर देंगे। और जितने अग्निवीर अभी भर्ती हो चुके हैं 3 साल में, उनका क्या करेंगे? उनके लिए कोई योजना नहीं है इनकी। और मैं कौन होता हूं किसी को सिंगापुर भेजना या थाईलैंड भेजना? ये तो आपकी इच्छा पर है ना। सिंगापुर में रोहिणी आचार्य का घर है, तो इसलिए वहां नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी? पति उनके वहीं रहते हैं। थाईलैंड राहुल गांधी अक्सर जाते रहते हैं, मेडिटेशन में था, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है। वहां नहीं जाएंगे तो ना जाए भाई, इटली चले जाए, वहां तो ननिहाल है। हम क्यों आपका होटल का खर्चा, बाकी का खर्चा इंतजाम करने लगे? आप लोगों का बहुत धन है साहब। 350 करोड़ 400 करोड़ निकलते हैं जब एमपी के यहाँ, 35 करोड़ राज्य के मंत्री के यहाँ, तो वो तो गांधी परिवार है। चाहे तो देश का बजट चला दे 5 साल आराम से। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर अनवर पाशा भी हमारे साथ हैं, उनका मैं रुख करूंगा। अनवर पाशा जी, तेजस्वी यादव के साथ हमने लंच पार्टी देखी, मटन पार्टी, और उस पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके की अब तंजमारी हो रही है, किस तरीके की बातें उस पर कही जा रही हैं। चलिए, तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट हैं, 5 लाख नौकरियां उन्होंने वहां के युवाओं को दी हैं, लेकिन इतिहास आपने देखा है ना, राहुल गांधी इससे पहले अखिलेश यादव के साथ थे, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कोई बहुत ज्यादा लाभ हुआ नहीं। तो तेजस्वी यादव का एम क्या है, क्या फोकस है, मेरी समझ से बाहर है। देखिए, एक चीज तो अब तय हो गई है कि आज आप डिबेट पे ये सवाल कर रहे हैं कि एनडीए का, जाहिर है कि अब आप एनडीए के प्रधानमंत्री बनने पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे गठबंधन, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसके प्रधानमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं कि कौन बनेगा इनका प्रधानमंत्री। हम जीत करके आ रहे हैं। ये एक तरह का इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। एनडीए ने अपना हार मान लिया है, और अब इसीलिए उनको फिक्र है कि इंडिया का इसी खुशी में मटन पार्टी हुई क्या पाशा जी? इसी खुशी में मटन पार्टी थी क्या? इसके लिए होगी मटन पार्टी होगी, मछली पार्टी भी होगी, सारी पार्टियां होंगी। जाहिर है कि हम जीतने जा रहे हैं, और जो स्थिति इस वक्त बन गई है भारतीय जनता पार्टी की और उनके एलाइज की, वो साफ साफ अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये पार्टी की जो बातें हैं, शुरू किसने किया था? कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, ये कौन तय करेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री जी तय करेंगे क्या? क्या इस देश में किस तरह का कल्चर होगा, ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे क्या? बिल्कुल सही। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, मल्टी कल्चरल देश है हमारा देश। इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग कल्चर है। हम उन सब का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम डिक्टेटरशिप लागू करना नहीं चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ये तय नहीं करना चाहते कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, और किसका क्या कल्चर होगा, किसकी भाषा क्या होगी। हम उसमें यकीन नहीं रखते। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, 2004 को याद कीजिए। क्या 2004 में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में हमने किस तरह से अपने प्रधानमंत्री का फैसला किया था? इस देश को हमने एक बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही विद्वान और एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में हमने दिया था। जो एक रिकॉर्ड है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश में, अगर आप भाषा को लेकर के बात करें कि किस तरह की भाषा का स्तर हमारे प्रधानमंत्री का हो गया है, इलेक्शंस में वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से एक पैनिक की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं, किस तरह से वो समाज को बांट रहे हैं धर्म के नाम पर,
जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, किस तरह का धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, उससे अंदाजा होता है कि किस तरह से पैनिक है। हमारे प्रधानमंत्री जो यूपीए के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, जाहिर है कि उन्होंने जिस तरह से इस देश को चलाया, जिस तरह से उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, वो आज देश उनको याद करता है, वो देश कंपेयर करता है। आज के हमारे प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह जी को जब कंपेयर करता है तो पाता है कि प्रधानमंत्री बनने का गरिमा क्या होती है उस पोस्ट की, उस गरिमा का निर्वाह किस तरह से किया जाना चाहिए, वो हमें मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस गरिमा को जिस स्तर पर पहुंचा दिया है वो बहुत अफसोसनाक है, और मैं समझता हूं कि ये इस देश के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, वो ध्यान के लिए जा रहे हैं, और उनको जाना चाहिए। ठीक है अनवर पाशा जी, इस पर मैं जवाब लूंगा अजय आलोक से, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन जी का मैं रुख करूंगा। बिल्कुल रिटायर हो जाना जी चाहिए। जी राजीव रंजन जी बिल्कुल सही कहा अनवर पाशा जी ने कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इसका फैसला वो खुद करेगा। ये उसका निजी आस्था का विषय है, ये उसका निजी शौक का विषय है, निजी पसंद का विषय है। आप बिहार से आते हैं, बिहारी मटन राहुल गांधी को बहुत पसंद है। 2 बार लालू प्रसाद यादव जी के हाथ का वो मटन खा चुके हैं, और अब हमने देखा तेजस्वी यादव के साथ वो मटन खा रहे थे। कहीं ऐसी जानकारी, क्योंकि आपका ज्ञान मुझसे अधिक होगा सर, आप राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, कहीं आपने ऐसा सुना है क्या सर? क्योंकि राहुल गांधी कहते कि वो जनेऊधारी हैं, कहीं हिंदुस्तान में जनेऊधारी इस तरीके से सार्वजनिक रूप से या इस तरीके से घोषित करते हुए, नॉनवेज खाते हुए आपने इससे पहले कहीं देखा, मटन पार्टी करते हुए? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले मैं इस बात से सहमत हूं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पिएगा जी, इस पर किसी को भी नसीहत देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस समय आप जनादेश लेने जा रहे हैं, हाँ, आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान की आजादी के पिछले 77 वर्षों 55 वर्ष कांग्रेस की हुकूमतें, अनेक राज्यों में उनकी सरकारें, जो इंडिया के अलग अलग घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या डीएमके हो या तमाम, सबकी लंबे समय से अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं या रही। अपनी उपलब्धियों पर आप क्यों नहीं बात करते? आप अक्सर प्रधानमंत्री जी से ये पूछते हैं कि आप काम नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा इस देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में जो एनडीए की हुकूमत का योगदान है उसका उन्होंने बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा देश की जीडीपी में इजाफा हुआ, बार बार उन्होंने दोहराया। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन देने के फैसले को जारी रखने के जरिए जो एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार का संकल्प है उसको लोगों के सामने रखा। भारत को जो वैश्विक स्वीकृति मिली है, बड़े बड़े मसलों में भारत की मध्यस्थता और भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको लेकर जो प्रतिष्ठा इस देश को हासिल हुई, उसके बाद इन सवालों का जवाब आप मटन के वीडियोज, मछली के वीडियोज के जरिए अब नहीं दे पाए। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये आपसे लोग कहते हैं। लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? जिनके पास 2 जून का अनाज नहीं है खाने के लिए, ऐसे लोगों से आप वोट लेने के लिए जा रहे हैं और आप महंगे मटन के वीडियो जारी कर रहे हैं, मछली के वीडियो जारी कर रहे हैं। आप आम लोगों की अगर कद्र करते, उनकी परेशानियों को समझ पाते, तो वैभव, विलासिता, महंगे जो भोज्य पदार्थ हैं, इनके वीडियो जारी करने के बजाय जो हेलीकॉप्टर के अंदर की जो तस्वीरें आती हैं, मछली दिखाया जाता है और ये तमाम चीजें, ये आम लोगों से जुड़ने के लिए महात्मा गांधी ने लंगोट पहनी, और वो तो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी से खुद को जोड़ने की, उनकी परेशानियों को आत्मसात करने के लिए उन्होंने उनकी तरह बनना मंजूर किया। इसीलिए देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, और ये 5 लाख नौकरियों का जो बार बार दावा आरजेडी के नेता करते हैं, दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और ये आरजेडी के नेता भी जानते हैं कि उनसे 90 से 2005 जो उनकी काफी प्रचंड जनादेश के बाद जो सरकारें बन रही, उस दौरान केवल बिहार की बदहाली की चर्चा हुई। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला,
और निसंदेह आज बिहार में आधारभूत संरचना हो, हर घर में पीने का पानी पर हो, अनवर पाशा बिजली से हो, पूछेंगे तो वो कहेंगे नीतीश सड़कें कुमार हो। खुद ही बदल गए बिहार को बदलते बदलते, हमारे साथ थे देखिए- और कहां जाकर मोदी जी के नहीं, साथ नहीं, मिल गए। इनके- चलिए मैं लौटूंगा देखिए, आपके पास राजीव रंजन जी। घनश्याम तिवारी जी, आपसे ये जानना जरूरी है कि क्या आप इत्तेफाक रखते हैं राजीव रंजन जी की बात से कि जब आप सार्वजनिक जीवन में गरीब जनता से, आम जनता से वोट मांगने जाते हैं तो आपको अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं जी। बिल्कुल, राजीव रंजन जी एक सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, उनकी महात्मा गांधी जी की टिप्पणी से भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को कौन जानता था, मतलब हमारे देश में आलम यह है, जो मोदी जी का इंटरव्यू सभी लोगों ने देखा होगा, कहते हैं गांधी फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी जी को कोई जानता नहीं था। मतलब चुनावी अभियान को मुजरा कहें और खुद को भगवान कहें, महात्मा गांधी को गुमनाम, नाथूराम गोडसे को कहें महान। ये पागलपन के लक्षण सारे, इलाज कराओ जजमान। हमारे देश में अगर आप इस तरह की बातें करने लगे चुनाव आते आते, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप आगरा जा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपकी कविता अच्छी है, लेकिन राजीव रंजन जी ने यही तो बात कही कि आप 55 साल देश पर शासन कर चुके हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आप बात कीजिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। मटन पार्टी से कौन सा मैसेज जाएगा? इस पूरे चुनाव में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। चुनाव जब प्रारंभ हुआ तो ये भंडा फूटा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदालो धंधालो के मॉडल से 13,000 करोड़ चंदा बटोरा, 13,000 करोड़ कमीशन, और बाकी मीडिया ने साझा किया कि कुल मिलाकर इन 10 सालों में 80,000 करोड़ जुटाए, जिससे इनके आलिशान दफ्तर बने। हमने देखा कि अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते करते प्रधानमंत्री जी लाखों की कलम रखने लगे, लाखों का रुमाल रखने लगे, लाखों के चश्मे पहनने लगे, लाखों के सूट पहनने लगे, 12 करोड़ की गाड़ी से चलने लगे और सैकड़ों करोड़ के जहाज से चलने लगे। तो यहाँ पैमाना बिल्कुल अलग है। जहां तक 55 साल की बात है और 10 साल की बात है, बात न 55 साल की है न 10 साल की है, बात तो 2024 की है कि 2024 में देश के लोगों को क्या चाहिए। एक ऐसी सरकार है जिसने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। उस पीड़ा से उबरने के लिए देश के युवाओं को चाहिए कि नई सरकार आए तो पहली नौकरी पक्की कहे। एक ऐसी सरकार है जिसने मध्यम वर्ग को गरीब और गरीब को बेसहारा कर दिया। उस पीड़ा से उभरने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सके। एक ऐसी सरकार है जो 10 साल तक पूंजीपतियों के चंदालो धंधालो मॉडल में कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों की सेवा करती रही, 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया। उससे निपटने के लिए जरूरी है कि हमारे देश में ऐसी सरकार हो जो देश के आर्थिक और सामाजिक सवाल का जवाब नहीं दिया घनश्याम तिवारी जी कि मटन पार्टी से क्या मैसेज जाएगा। आप अपने 55 साल की उपलब्धियों की भी बात कर सकते थे। आप सबसे बड़ी पार्टी रहे इस देश के, सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी रहे। बात 55 साल की तो है ही नहीं। पहली बात तो जब देश आजाद हुआ था, जब आरएसएस तिरंगे का विरोध कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज तिरंगे का, संविधान का, अंबेडकर जी का, हमारी आजादी की लड़ाई का, भारत छोड़ो आंदोलन का, इन सभी चीजों का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी जी की हत्या करवाने वाले लोग मिठाई बांट रहे थे, जिसके चलते पटेल जी ने बैन किया था। तो 55 साल तो बहुत लंबी यात्रा है। मैं तो सिर्फ आज की बात कर रहा हूं। आपकी ये टिप्पणी या किसी की भी ये टिप्पणी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हो, कि मटन पार्टी एक अच्छा चुनावी अभियान नहीं है, अपनी जगह ये एक टिप्पणी के रूप में, एक आलोचना के रूप में जायज है। हम इस आलोचना को खारिज नहीं करते। लेकिन अब तो चुनाव लगभग 450-480 सीटों का हो चुका। जनता को ये चीज समझ में आ गई है कि उनके पक्ष में कौन बात कर रहा है, उनके रोजगार की बात कौन कर रहा है। घनश्याम तिवारी जी, मैं लौटूंगा। सुरेंद्र राजपूत कुछ मोबाइल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या है मोबाइल में? ये राजीव रंजन जी हमारे बड़े भाई हैं। ये कह रहे थे कि सार्वजनिक रूप से बचना चाहिए, तो ये मेरी आलोचना बाद में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना कर रहे थे। कितनी मस्ती से देखिए पूरी पार्टी झींगा खा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में ये देखिए पुरानी तस्वीरें, जब तस्वीरों का बहुत महत्व कम होता था, कम तस्वीरें होती थी। राजीव रंजन जी, आपको अगर आलोचना करनी है तो इनकी भी कर लीजिएगा जरा सा, नंबर 1। नंबर 2, रही बात मटन पार्टी खाने की, और जो अनुराग मुस्कान ने कहा कि जनेऊ उधारी कौन खाता है, तो आप बिहार के लोगों को गाली मत दीजिए अनुराग भाई। जितने मैथिल ब्राह्मण हैं, मैंने जानकारी के लिए पूछा कौन खाता है, मैंने जानकारी के लिए पूछा। मैंने खुद पूछते हुए कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं सर यहाँ पर बैठ करके। सुनिए ना सर,
जी सुनिए, बिहार की जनता में मैथिल ब्राह्मण जितने झा साहब लोग हैं, जितने लोग हैं, सब खाते हैं, कोई दिक्कत। और खान पान में काहे को किसी का जनेऊ लाना? जो खान पान में जनेऊ लाएगा उससे बड़ा फिजूल का आदमी कोई नहीं है, मूर्ख आदमी कोई नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जब राहुल गांधी के मंदिर जाने का सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये उनका निजी मामला है। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा मंदिर जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी से बड़े शिव भक्त हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में इसका प्रदर्शन क्यों करें? ये उनका निजी मामला है। खाना भी, किसी का खाना भी तो निजी मामला है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों? फिर वो क्यों नहीं निजी तौर पर? यही तो सवाल राजीव रंजन ने भी उठाया। तमाम हाँ, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं ना कि कोई आदमी खाना खा रहा है, कोई आदमी वीडियो बना रहा है, आपको दिक्कत क्या है? कोई आदमी क्या नॉनवेज खाने वाला क्या मंदिर नहीं जाता, आस्तिक नहीं होता? किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बहस हो रही है? आप मुझे बताइए। नॉनवेज इतिहास बताता है, भगवान शिव से लेकर के और भगवान श्री राम से लेकर के तमाम जगहों पे खाने पीने की आस्था और खान-पान आदमी का निजी विषय है। जब आप राहुल गांधी की आस्था को सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित नहीं करना चाहते तो मैंने ये पूछा कि खान पान वो क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? और ऐसे वक्त में जब आप वोट मांगने के लिए जनता के बीच निकले हुए हैं तब आप अपना वैभव क्यों दिखा रहे हैं? क्या इस सवाल में कोई बुराई है? दूसरी बात, कोई खान पान का अगर सिंपल सी पोर्सलिन की प्लेट में खान पान कोई वैभव है या नॉनवेज खाना कोई वैभव है तो मेरे ख्याल से उस आदमी का, जिसका क्या नाम, उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए, जिनको ये वैभवपूर्ण खाना दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल नॉन एसी जगह पर बैठे हुए आराम से एक चुनावी रैली के समय में, भूख लगी थी, दोपहर का समय था, खाना खा रहे थे। इसमें पता नहीं कहां का वितंडावाद हो रहा है। हाँ, अब आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता आपके खान पान पर, आपको मैंने अटल जी का भी दिखा दिया। मैं आपको बताता हूं, पिछले 55 साल की बात आप जो कर रहे थे अनुराग भाई, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा जब हमने देश में आजादी आई थी, और हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया था इस हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। और मैं आपको बताऊं 2004 में 710 बिलियन डॉलर का बजट था, जिसको हमने 2.3 ट्रिलियन डॉलर हमने करके 2014 में नरेंद्र मोदी जी को दिया था। और 1760 करोड़ में हमने एम्स बनाए थे, IIT बनाई थी, हमने क्या नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, भाभा एटॉमिक संस्थान बनाया था, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था जो अजय आलोक जी ने बेच दिए बैंक, हमने ग्रामीण बैंक बनाए थे, कोऑपरेटिव बैंक बनाए थे जिससे किसानों को क्या नाम कर्ज, जिससे महाजनों के कर्ज से मुक्ति मिली थी, हमने हरित क्रांति करी थी, हमने दुग्ध क्रांति करी थी, हमने जो है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, हमने परमाणु विखंडन किया था, हमने जो है राइट टू एजुकेशन दिया था, राइट टू फूड दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया था, मनरेगा हमने दिया था। मैं आपको बताऊं, हमने बड़े बड़े PSUs 170 से ज्यादा PSUs बनाए थे। तो हमारे काम को तो आप छू भी नहीं सकते। हमने इस देश में जो काम किए हैं उन कामों को तो आप छू ही नहीं सकते। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, हमने PSU बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाए। हमने तो PSU हमारे बनाए हुए नरेंद्र मोदी जी बेच पा रहे हैं, इनके शौचालय कौन बेच पाएगा 12,000 रुपए वाले, वो भी आप जरा तय कर लीजिएगा। तो आप जिस लेवल पे चाहे बात करें, जिस जगह पे आप चाहे बात करें, देश के विकास में जो कांग्रेस का योगदान है उसको कोई आदमी नकार नहीं सकता। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं बारी बारी से। सबसे पहले राजीव रंजन जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, 5 सेकंड और जी। हाँ, मैं आपको बताता हूं। अब आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है कि जिस दिन से चुनाव अभियान शुरू करते हैं, मुगल पर, मुस्लिम लीग पर, मंगलसूत्र पर, भैंस चोरी कर लेंगे भाई ये कांग्रेस वाले, 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाइएगा। राजीव रंजन जी से पूछिएगा कि भैंस ले जाएंगे, अरे हम आपकी भैंस को आपे को वापस करेंगे प्रभु, 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ भेजेंगे। आप बताइए मंगलसूत्र ले जाएंगे, आप बताइए कहने लगे साहब मुजरा करेंगे। ये चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा है मुजरे वाली। और उसके बाद हमें कहा जाता है, सच बात यह है अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं तो वो टीवी वालों के लिए 24 घंटे का विषय है। हाँ। राहुल गांधी जी अगर किसी मंदिर चले जाते हैं तो वो उनका निजी विषय है। हाँ। ये जो दोहरापन है निजी विषय तो कांग्रेस आप प्रधानमंत्री जी को 1 तारीख को बताया राहुल गांधी के मंदिर जाने को निजी विषय। सुनिए सर, 24 घंटा प्रधानमंत्री को दिखाएंगे आप, 24 घंटा। मैंने राहुल गांधी का तिलक भी खूब दिखाया है, प्रियंका जी ने जब गंगा में आचमन किया था वो भी दिखाया है मीडिया ने। ये गलत बात मत कीजिए सर, इस तरीके का इल्जाम मत लगाइए, दिखाइएगा इस तरीके का इल्जाम मत लगाइए। राहुल गांधी जब तिलक लगा के घूमे हैं वो भी दिखाया है, प्रियंका जी ने जब आचमन किया है गंगा का वो भी दिखाया है।
तो सब दिखाता है मीडिया, मीडिया का काम है खबर दिखाना। अब चलिए मैं सिलसिलेवार आपके सवालों के जवाब ले लेता हूं। राजीव रंजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर दिखाई है सुरेंद्र राजपूत जी ने आपको, जिसमें वो झींगा मच्छी खा रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर मटन खाना आपको किसी का वैभव लगता है किसी व्यक्ति को, तो उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले अभी चुनाव के आखिरी चरण में थोड़े आवेश में प्रवक्ताओं को आ जाना पड़ता है कई बार, अपने अपने पक्ष को या अपने पक्ष का पहाड़ बनने की जो एक हम सबों में होड़ होती है, उसमें कई बार शब्द फिसलते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अटल जी, मैंने पहले अपनी बात की शुरुआत की कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, इस पर किसी के नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुरेंद्र राजपूत जी के पहले मैंने क्या कहा, दोनों मामलों का फर्क समझने की जरूरत है कि अटल जी की तस्वीर किसी ने ली और वो झींगा खाते थे, उन्होंने कभी इसका प्रतिवाद नहीं किया है। उनके सार्वजनिक जीवन में कोई दोहरापन नहीं था। जो निजी जीवन वो जीते थे और सार्वजनिक जीवन के बीच कोई ऐसी दीवार उन्होंने नहीं रखी। मैंने ये कहा कि आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स, आप बोल रहे हैं राजीव रंजन और सुरेंद्र राजपूत फिर मोबाइल में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ और तस्वीर ढूंढ रहे हैं, अभी मिली नहीं है, मिलते ही दिखाएंगे। उनको आखिरी चरण के 57 सीटों के लिए वोटर मिल गई, सार्वजनिक रूप से खा रहे, मिल गई तस्वीर सार्वजनिक रूप से, पूरी पार्टी। आप गैर जरूरी बात सब कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ सुन लीजिए ना। मैंने कहा इससे इनकार कब किया उन्होंने कि सार्वजनिक जीवन में खा रहे हैं? मैंने कहा ऑफिशियल, आप सर कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं खाना अच्छी बात नहीं, ये अच्छी प्रवृत्ति। अब सुन लीजिए, लगातार आप इंटरप्ट करते आपको फिर हमारे साथ सारे। ठीक है राजपूत जी सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, अब राजीव रंजन को सुन लीजिए, फिर अजय आलोक से भी जवाब लेना है आपके सवाल का। मुझे मैंने क्या कहा, मैं खुद मांसाहार करता हूं। मुझे मांसाहार और शाकाहार में मैंने दो बातें कही जिस पर इनको एतराज। ये सच है कि आप जब हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, जब पार्टियां करेंगे, आपकी या तो मछली की तस्वीरें आती हैं या मटन की तस्वीरें आती हैं। एक औसत आदमी के लिए हर दिन मटन और मछली खाना तो निसंदेह संभव नहीं। और मैंने महात्मा गांधी का इसीलिए उदाहरण दिया था कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज अगर आपको बनना है तो उनकी परेशानियों के साथ खुद को जोड़ना होगा। और अटल जी का नाम मत कोट कीजिए, वो महामानव थे। सार्वजनिक जीवन में उनके तरीके से जो लोग काम करेंगे उनको सम्मान आगे भी मिलेगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मांसाहार नहीं करता हूं, ये कोई आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। फर्क क्या है, आप जानबूझ करके आप एक नैरेटिव तय करने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो टिपिकल जो आजकल आप लोगों के बहस का हो जाता है, एक तरफ से हो जाएगा ये फलाने के लिए हुआ, ये फलाने के लिए हुआ। ये आहार हिंदू भी लेते हैं, ये मुसलमान भी लेते हैं, ईसाई भी लेते हैं, सब खाते हैं। इस पर कोई बहस नहीं है। सवाल है इनका प्रदर्शन। आप किसी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो निसंदेह देश के मौलिक समस्याओं की ओर आपका ध्यान नहीं। जी ठीक है, मैं राजीव रंजन लौटूंगा, कुछ ऑडियो में दिक्कत आई है, शायद आप भी रुके हैं। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री की शैली पर पूरी कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी काफी लंबे समय से सवाल उठाती आई है कि किस तरीके की भाषा शैली और शब्द शैली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी रैलियों में। तो गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करना? जो हरकत ये लोग करते हैं ना, तो उस हरकतों का जवाब उसी शैली में दिया जाता है। मुजरा पे इतनी चिड़ लग रही है तो मुसलमानों के सामने, अपने वोट बैंक के सामने मुजरा कर करके उनको रिजर्वेशन दिया तो उनके लिए क्या कहेंगे? खुद ही न करते हैं। ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया, हिंदू ओबीसी को हक खा गए। पहली बात, अटल जी का खाना दिखा रहे थे झींगा। अटल जी को झींगा बहुत पसंद था। सुरेंद्र जी, मैं तो खुलेआम कहता हूं, अटल जी खाते थे, एंजॉय करके खाते थे, अपने खाने को एंजॉय करते थे। मटन और मछली की बात तब हुई थी, आपको ठीक से याद दिलाता हूं महाशय, सावन के महीने में। लालू शिव भक्त मानते हैं अपने आप को, शिव जी आने उनको कहा था नॉन वेज नहीं खाने, और सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलवा के मटन बनवा रहे थे, खिला रहे थे। ऑब्जेक्शन उस बात की थी।
इससे धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचती है। और रील्स बनवा रहे थे चार तरफ से कैमरा लगवा के। मछली का ऑब्जेक्शन तेजस्वी का इसलिए था क्योंकि नवरात्र शुरू हुए थे और उसी दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर में मछली खाई थी। नवरात्र में कोई हिंदू खाता नहीं है। खैर, राहुल गांधी से परे वो तो हिंदू है ही नहीं, ना तो मातृवंश है ना पितृवंश है। इस पे तो मेरी आपकी बात हो ही चुकी है। अब आते हैं जरा इकोनॉमी पे कि आपने क्या क्या छोड़ा, हम क्या दिया, हमें क्या दिया। भाई साहब, आपके समय में हमें 11वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी थी, 5 फ्रजाइल इकोनॉमी कहा जाता था। आज हम 5वें नंबर पे इकोनॉमी में हैं और टॉप 5 इकोनॉमी में। आपने दिया हमें 98 लाख करोड़ का बजट, 2000 जीडीपी दिया 2014 में छोड़ के। आज उस जीडीपी को 2023 में हम 159.7 लाख पे बढ़ा चुके हैं। ये हमारी उपलब्धि है। आपने दिया टोटल आपका पर कैपिटल इनकम था 1.92 2014 में, आज 10.9 है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है। आपका एग्री बजट था 21,900 करोड़ का, हमारा 1.25 लाख करोड़ का है 10 साल में। ठीक है ना। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप हमारे पास छोड़ के गए थे 31.3 बिलियन डॉलर्स। आज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर। कितना गुना? 20 गुना बढ़ा। तो इसलिए अपने उपलब्धियों पे तो चर्चा कीजिए मत। कितनी सारी स्कीम है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए अनुराग जी को याद होगा 2014 के पहले 3-3 महीना लाइन लगाना पड़ता था। कोई स्कीम नहीं थी आपकी। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 10 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए हैं। नल का जल, शुद्ध पानी की व्यवस्था आप 70 सालों में नहीं कर पाए। 12.5 लाख करोड़ नल का जल लगवाया है हमने। नारी सम्मान, इज्जत जिसको कहते हैं, टॉयलेट बना के देना, 11.5 करोड़ 12 करोड़ के लगभग टॉयलेट बना के हमने दे दिए। क्या बात कीजिएगा भाई। आयुष्मान योजना 50 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है। किस पैरामीटर्स में आप हमसे टिकेंगे? आप ना हमसे स्केल में आ गए, ना हमसे गति में आ गए। चाहे हाईवे का हो, 25,700 किलोमीटर सड़कें आपने हाईवे में बनाई थी 2014 तक। 14 से 23 में हमने उसको बढ़ा 55,000 किलोमीटर बना दिया। 2.8 किलोमीटर की आपकी रफ्तार थी सड़क बनाने की, हमारी 8 किलोमीटर प्रतिदिन की है। किस मायने में टिकेंगे? मेडिकल कॉलेज की टोटल मेडिकल कॉलेज 323 था, 726 हैं। एम्स 7 था, आज 21 है। आइम्स 8 था, 14 है। कहां टिकिएगा? न स्केल में, न गति में। पाशा जी के पास मैं रुक करूंगा। सुरेंद्र जी, अनाविचार में, समृद्धि के साथ विरासत। 1 मिनट अनुराग जी। अच्छा, बात खत्म कर लीजिए। सुरेंद्र जी, बात खत्म कर लेने 10 साल में भारत के लिए समय कम है, बात खत्म कर लीजिए जी। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए। भारत की, मैं कह रहा हूं भारत की समृद्धि के साथ विरासत हमने कमाया है, जो आप नहीं कर पाए। अनुराग भाई, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। हमने तो आपको बेस तैयार करके दिया था अजय आलोक जी, जिस बेस पर आज की डेट में आप नाच रहे हैं। 2014 में जो पर कैपिटल इनकम थी ना, उस पर कैपिटल इनकम में हम बांग्लादेश से आगे थे। आज आप बांग्लादेश से पीछे ले आए हैं। आप उस समय हम आपको 53 रुपए पर डॉलर देकर के गए थे, आज आप 84 रुपए पर ले आए हैं डॉलर को। उस समय हम आपको $140 में तेल खरीदते हुए 70 रुपए का पेट्रोल देते थे, आप 110 रुपए में ले आए हैं। आपने हिंदुस्तान की जमा पूंजी को, हिंदुस्तान एक बैंक में जमा करने वालों का, गरीब लोगों का देश है। आज की डेट में आपकी जमा पूंजी नील हो गई है, नील बटे सन्नाटा। आप और जिसकी आप बात करते हैं ना, मोस्ट फ्रेजाइल और ये सारी, अजय भाई आप तो MBBS डॉक्टर पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बार किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के इस आवरण से जब बाहर आकर के निकलेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की इस अर्थव्यवस्था को गाली देगा तो वो आप होंगे। याद रखिएगा इस बात को आप, क्योंकि मैं लंबा समय नहीं लूंगा, चूंकि अनुराग भाई का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्हें और लोगों के पास भी जाना होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था की, सबसे ज्यादा आदमी की, यहाँ की पर कैपिटल इनकम की, और नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा, मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं सर। मैंने तो आपकी बात को कहा, मैंने तो हाथ जोड़ करके कहा, दोबारा कह देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा मौका दिया। क्या नाम, भगवान आपको खूब तरक्की दे, अब जी के और प्राइम्स हो आप करें। हम तो कह ही रहे हैं इस बात को। तो हमारा ये नहीं, हम तो आपसे कहते हैं कि आज की डेट में हिंदुस्तान का जो आपने नाश मारा है ना, दवा की कंपनियां नकली जो दवा बनाती, सब स्टैंडर्ड, उनसे 52 करोड़ रुपए लेकर के आपने कोरोना काल में पाप किया है। आपने उन सब स्टैंडर्ड कोरोना वैक्सीन लगाई है। मैं यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने कोविशील्ड लगाई हो तो कम से कम लगातार पैथोलॉजिकल टेस्ट जरूर कराएं। डी डाइमर टेस्ट होता है ताकि आपके खून के थिकनेस का पता चलता रहे। रेयर एक
जो है वो डेवलप हुआ है साइड इफेक्ट। तो आप जिस तरीके से आप लोगों ने हिंदुस्तान की जनता को गिनी पिग बनाया है ना, हम लोग क्या प्रयोगधर्मी लोग, प्रयोग करने वाली चीज है। पहले आप हमारे ऊपर कोविशील्ड वैक्सीन लगाएंगे जानवरों की तरीके से, और उसके बाद उस कोविशील्ड वैक्सीन को आप जाकर के अमेरिका में देंगे। आपको शर्म नहीं आती? और उसी अडार पूनावाला से आप 52 आपको सुनिए पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को आप, सुरेंद्र भाई सुनिए, एक मिनट शर्म बाद में कीजिएगा, पहले तो आपको, आप तो खुद ही डॉक्टर हो। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भाई, सुन लिया ना मैंने आपकी बात वैक्सीन पे, जरा बात सुनिए। अरे सुन तो रहे सर, आप ही की सुन रहे, 10 साल से जरा गूगल कर लीजिए। अरे भाई बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, आपके सुनना पड़ेगा, आपको नहीं सुनाने के लिए बोल रहा हूं, देश को सुनना पड़ेगा। झूठ फैला रहे हैं आप। इसी कोविड वैक्सीन को मोविड वैक्सीन कहते थे आप, और दुनिया की ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट 0.05% नहीं है। और इस वैक्सीन का कोविशील्ड का बात करना है, उसका 0.001% है, 0.001% है, समझे? और इस देश के 140 करोड़ को 280 करोड़ की डोज लगवा के हमने रिकॉर्ड किया है। लोग भी खतरे में हैं। पोलियो वैक्सीन लगवाने में 50 साल लगाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। पोलियो वैक्सीन 50 साल लगवाते रह गए, पोलियो कभी एरेडिकेट नहीं हुआ। अरे आप लोग फर्जी हैं, कोविड को मोविड वैक्सीन बताते थे आप। हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट 0.05% होता है, और इस कोविशील्ड का इफेक्ट 0.0001% है। समझ गया? भ्रम मत फैलाइए। सबसे पहले तो जाकर खुद वैक्सीन ले आए, खुद वैक्सीन लगा लिया सारे कांग्रेसियों ने, अभी कोविड पर दिमाग दे रहे हैं। अरे भ्रम फैलाते हैं आप लोग, खाली झूठ बोलते हैं। एक काम नहीं किया, सारा बेच के खा के धरती आकाश पाताल बेल पे घूम रहे हैं आप लोग, यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को गिनी पिग बना दिया। आपकी यही हरकत, कोरोना में कोविड को मोविड कहते थे आप, मोविड कहते थे, वैक्सीन कहते थे, मोदी वैक्सीन। नकारात्मक सोच थी आपकी। देशवासियों का मोरल गिराया था आपने कोरोना में। ठीक है, आप कहीं के नहीं थे। अनवर पाशा जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। अनवर पाशा जी, सवाल यह है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सांसद थे। अब इनमें से दो नहीं है वो। सवाल यह है कि वो आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन होगा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा, यह अभी भी साफ नहीं है। और यही अस्पष्ट होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत का संकेत बीजेपी मानती है। ये तो बीजेपी के हार का संकेत है कि बीजेपी अब ये मान चुकी है कि इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं होने जा रहा है। अब इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन कौन बनेगा? दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही सबसे अच्छा चेहरा नीतीश कुमार हो सकते थे, बेदाग छवि वाले हैं, लेकिन उनको आपने बाहर कर दिया, कांग्रेस पर इल्जाम लगाकर वो बाहर हो गए। 7वें चरण का इलेक्शन होने वाला है, परसों 7वें चरण का इलेक्शन होने वाला है। और आज हम ये डिबेट कर रहे हैं कि कौन क्या खा रहा है, इसकी चिंता आपको सता रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। वो वैचारिक रूप से बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके पास मुद्दे नहीं है। हमारे पास मुद्दे हैं, हम ताल ठोक करके 5 लाख युवाओं को मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी ना सर। अब वो मटन पार्टी का वीडियो बीजेपी ने तो बनवाया नहीं, वो तेजस्वी और राहुल ने ही बनवाया, और बाकायदा वो उस पर पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, और वो वायरल हुआ, और उस पर बीजेपी ने आप पर निशाना साध दिया कि अग्निवीर योजना को हम खत्म करके और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है सेना का वो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे, हमने ये अपने मैनिफेस्टो में रखा और हम ये करेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी चुनाव बचा है, बाकी जिनका आखिरी चरण भी है, इस मुद्दे पर बैठते रहेंगे। आज समय की कमी है, मैं आप सभी का ताल ठोके में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे ताल ठोके में फिर एक सवाल लेकर के हम अपने मेहमानों के सामने होंगे, अपने मेहमानों से हम सवाल करेंगे ताल ठोक के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Zee News.